गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की सुबह की करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को बेदे साथ। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हो, और नहीं पता है तो हमारे साथ आंसर को सुन सकते हो, सीख सकते हो। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई हमारा टारगेट डिफेंस एकेडमी के करंट अफेयर्स रेगुलर पोस्ट होते हैं। अगर आपको उसके नोट्स बनाने हैं तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टारगेट डिफेंस एकेडमी का खुद का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स, सब कुछ मिल जाते हैं वहाँ पर। तो अगर आपने अभी उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं 13 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को। विच इंडियन गॉट द यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाए जाने वाला ये एक बड़ा अवार्ड है। ठीक है, 2005 से लगातार ये दिया जा रहा है। मोदी जी को 2018 में दिया गया था और इस बार कई सारे लोगों को दिया गया है। इनमें से भारतीय मूल की व्यक्ति हैं, उनमें से किस भारतीय को मिला ये अवार्ड, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। रवि कुमार, अनंत अंबानी, रविंद्र टंडन, सुप्रिया साहू। तो आंसर है सुप्रिया साहू। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और तमिलनाडु इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की एक एडिशनल चीफ है, जिसमें वहाँ पर वो अपॉइंटेड है एज आ आईएएस ऑफिसर, और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, सुप्रिया साहू का नाम याद रखिएगा। अब मुझे आप कमेंट में बेटा ये बताइए कि और कौन कौन से लोग हैं जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं, उनका नाम और उनके देश का नाम मुझे कमेंट में आप बताइए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन FIS जूनियर मेन हॉकी वर्ल्ड कप। तो भैया FIS जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था? भारत में चेन्नई में हुआ। और अगर हम बात करें तमिलनाडु में, दो डेस्टिनेशन पे हुआ, एक तो चेन्नई थी, दूसरी कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट में बताइए। उसमें भारत ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जीतने वाला देश है जर्मनी। जर्मनी ने गोल्ड जीता, सिल्वर स्पेन ने जीता, और स्पेन ने सिल्वर जीता और जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चेन्नई और मदुराई तमिलनाडु में दो जगह पर हुआ। और जर्मनी वॉन द चैंपियनशिप सिक्योरिंग द 8th टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन इन शूट आउट आफ्टर 1-1 ड्रॉ। इंडिया की पोजीशन क्या रही? इंडिया की पोजीशन रही आपकी 3rd पोजीशन। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली GR स्वामीनाथन इज इन न्यूज। ही इज अ टीचर, डॉक्टर, जज की पॉलिटिशियन। तो ये जज हैं, काफ़ी चर्चा में है, और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दायर की जा चुकी है। लेट्स सी होता क्या है ना। इम्पीचमेंट या जज को हटाने की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस। वैसे तो इम्पीचमेंट या महाभियोग भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति का होता है, दैट इज राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के अलावा इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस किसके खिलाफ हो सकती है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CAG, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस होती है। तो GR स्वामीनाथन एक हाई कोर्ट के जज हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने के कुछ फैसलों ने उन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये है जस्टिस GR स्वामीनाथन। इनको देखा जाए तो इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके चलते इनको 100 MPs इंडिया ब्लॉक के इनके खिलाफ में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाने की बात शुरू कर दी है ना। सब कुछ साइन हो चुका है। लेट्स सी, अब लोकसभा में गया है। लोकसभा में अगर 100 लोगों का मिलता है तो देखें लोकसभा स्पीकर इस पर क्या कहते हैं, वो देखने वाली बात है। ठीक है, चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। WHO समिट ऑन ग्लोबल मेडिसिन हेल्ड इन। तो WHO समिट ऑन ग्लोबल मेडिसिन कहाँ पर हुई? ये आयोजन हुआ हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आयोजन यहाँ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, इसे याद रखिएगा। सेकेंड, WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जो हमारा पारंपरिक तरीके हैं, ना कि एलोपैथिक आयुर्वेदिक तरीकों की बात हो रही है। तो द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन विल टेक प्लेस फ्रॉम 17 to 19 दिसंबर इन इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको घोषित किया गया रवीना टंडन को। रवीना टंडन के जानवरों के प्रति प्रेम को देखकर इनको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो याद रखिएगा जानवरों के प्रति प्रेम के चलते इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उम्मीद पोर्टल इज रिलेटेड टू, काफ़ी चर्चा में है, डेली पेपर में आता है उम्मीद पोर्टल, उम्मीद पोर्टल। तो भैया उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है? उसका संबंध है वक्फ प्रॉपर्टी से, वक्फ कानून से संबंधित है। उम्मीद पोर्टल का संबंध वक्फ की गई प्रॉपर्टीज से है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, और जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको रजिस्टर करने की बात चल रही है कि यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसकी टाइमिंग अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है क्योंकि प्रॉपर्टीज इतनी हैं कि उनका ब्यौरा देना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्प दीदी अवार्ड गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? तो भैया शिल्प दीदी अवार्ड अभी राष्ट्रपति ने दिया है। किस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा ये हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और इन दोनों ने मिलकर ये शिल्प दीदी अवार्ड दिया है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का अवार्ड है। दीपावली एडेड टू यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द विच सेशन ऑफ ICH कमेटी? ठीक है, तो भैया ICH कमेटी हुई थी इंडिया में न्यू दिल्ली रेड फोर्ट में। तो उसका कौन सा सेशन था? 18, 17, 19, 20। तो ये सेशन था इसका 20वां सेशन। 20वें सेशन में दिवाली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोला गया है। जिसे ध्यान रखिएगा, दिवाली इज बिकम द 16th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कुट्टी आइटम पहली थी, रमन दूसरी थी, चाहू डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तन मणिपुर का, ब्रास कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स है ना जो पंजाब के हैं, योगा और नवरोज़ एक साथ शामिल हुए थे 2016 में, कुंभ का मेला 2017 में, दुर्गा पूजा 2021 में, गरबा 2023 में सबसे रिसेंट का है और गरबा के बाद 16वां जो बना वो है दीपावली। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, इस लिस्ट को दिमाग में सेट कर लो ईयर के साथ क्योंकि इनमें से कोई भी 4 मैच करने को दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द सारस फूड फेस्टिवल 2025? तो भैया सारस फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो भैया सारस फूड फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। सारस आजीविका फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एम टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू द विजिबिलिटी टू रूरल वुमेन स्पेशली लखपति दीदीज, है ना। एक लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। From where India's first indigenous hydrogen fuel cell vessel has been launched recently? तो भैया भारत का पहला इंडिजीनियस फ्यूल सेल कहाँ से लॉन्च किया गया? पटना, बनारस, आगरा की लखनऊ? तो इसका आंसर है वाराणसी। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहने वाली न्यूज़ है, काफ़ी टाइम से मैं आपको इसका फॉलोअप दे रहा हूँ। अब देखो बनारस से ये पहला वेसल शुरू हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह का दिखता है, बहुत ही शानदार है, क्रूज है अपने आप में। इंडिया लॉन्च द फर्स्ट होम बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल इन वाराणसी। इंडिया हैज कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन of its first indigenous hydrogen fuel cell passenger vessel in Varanasi, marking a step toward the cleaner inland transport. हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल माना जाता है जिसके चलते ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। तो बेटा ये तो हो गए आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो और दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।